जनवरी 2023 की सुबह अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साउथ कैरोलिना स्टेट में थे। प्राइमरी इलेक्शन के लिए प्रचार कर रहे थे, तभी उनके पास मैसेज आया, मिस्टर प्रेसिडेंट वी हैव एन इमरजेंसी सिचुएशन। फिर बाइडेन को तुरंत मीटिंग वाले कमरे में जाना पड़ा। बाहर निकलने के बाद बोले, attacking one of our bases. And I've asked for a moment of silence for all three of those falls so every shall respond. बकौल बाइडेन, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमला हुआ। हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। हमले के पीछे ईरान समर्थित गुटों का हाथ है और दोषियों को करारा जवाब दिया जाएगा। इस बयान के बाद हंगामा मचना तय था, मचा भी। दरअसल 7 अक्टूबर के बाद से मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य अड्डों पर हमले बढ़े हैं। इसमें उसके कई सैनिक घायल भी हुए, मगर अब की दफा हमले में 3 सैनिकों की मौत हुई है। इस घटना ने पूरा समीकरण उल्टा पुल्टा कर दिया है। तो आज हम जानेंगे अमेरिकी सैनिकों को किसने मारा, अमेरिका किस तरह जवाब दे सकता है और इस घटना का दुनिया भर पर क्या असर पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात अमेरिका के सैन्य अड्डे पर हमले की। जॉर्डन, इराक और सीरिया के संगम पर अमेरिका का एक मिलिट्री आउटपोस्ट है, नाम टावर 22। यह अल-तन्फ मिलिट्री बेस को सपोर्ट देता है। अल-तन्फ ईरान की राजधानी तेहरान और सीरिया की राजधानी दमिश्क को जोड़ने वाले हाईवे पर बना हुआ है। इसकी स्थापना मार्च 2016 में की गई थी। 2016 की शुरुआत तक ये इलाका इस्लामिक स्टेट के कब्जे में था। फिर अमेरिका और उसके मित्र देशों की फौज ने मिलकर आईएस को खदेड़ दिया, मगर खतरा बरकरार रहा। उसी समय ईरान भी सीरिया में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा था। ये अमेरिका के हितों के खिलाफ था, इसलिए जब आईएस का खतरा कम हो गया तब भी उसने अपनी फौज पूरी तरह बाहर नहीं निकाली। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय इराक में लगभग 2500 और सीरिया में लगभग 900 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है। सीरिया और इराक में इन सैनिकों को निकालने की मांग चलती रहती है, मगर पिछले कुछ समय में घटनाक्रम जिस तेजी से बदला है, इसकी उम्मीद घटने लगी है। ऐसा क्यों? 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर आतंकी हमला किया। इसके बाद इजराइल ने जंग का ऐलान किया। गाजा पट्टी में अभी भी भीषण लड़ाई चल रही है। अमेरिका शुरुआत से इजराइल को मिलिट्री और डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहा है। जहां तक हमास की बात है, किसी भी देश ने खुलकर उसका साथ नहीं दिया है। हालांकि ईरान ने अपने प्रॉक्सी गुटों को एक्टिव किया है। ईरान के प्रॉक्सी गुट कौन हैं? लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूती हैं, इराक में कताइब हिजबुल्ला, बद्र ऑर्गेनाइजेशन और सीरिया में फातिमियन ब्रिगेड जैसे गुट हैं। इनको एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का नाम दिया गया है। ये गुट इजराइल और अमेरिका को हर संभव नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। उदाहरण से समझते हैं। हिजबुल्ला ने इजराइल के उत्तर में छिटपुट हमले जारी रखे हैं। वो इजराइल को 3 बॉर्डर पर उलझाना चाहता है। हूती विद्रोहियों ने रेड सी में आतंक मचा रखा है। उसने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान किया, फिर रेड सी से गुजरने वाले जहाजों पर हमले करने लगा। इसके खिलाफ अमेरिका ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन शुरू किया। अब ब्रिटेन के साथ मिलकर यमन में सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है। इंडियन ओशन में मुठभेड़ रोजमर्रा की बात हो गई है। इंडियन ओशन में मचे घमासान के बारे में हमने दुनियादारी में विस्तार से बताया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेबनान और रेड सी के अलावा मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद ऐसे 158 अटैक्स हो चुके हैं। 20 अक्टूबर को इराक में एक मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। वो हमले के बाद बचने की कोशिश कर रहा था। इन सबके अलावा 11 जनवरी को 2 नेवी सील अरब सागर में डूब गए थे। पहला कमांडो यमन जा रहे एक जहाज पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका हाथ फिसल गया। दूसरा उसको बचाने के लिए कूदा, मगर दोनों डूब गए। दोनों को मृत घोषित किया जा चुका है। 26 जनवरी 2024 तक मिडिल ईस्ट में हताहत अमेरिकी सैनिकों की संख्या यहीं तक सीमित थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से किसी की भी सीधी लड़ाई में जान नहीं गई और ना ही कोई मिसाइल या ड्रोन हमले का शिकार हुआ। सारी मौतें एक्सीडेंटल थीं। मगर 27 जनवरी को कहानी बदल गई। उस रोज टावर 22 पर ड्रोन अटैक हुआ। इसमें 3 अमेरिकी सैनिकों की मृत्यु हो गई, जबकि 34 के घायल होने की खबर सामने आ रही है।
8 की हालत गंभीर बताई जा रही है, उनको एयरलिफ्ट करना पड़ा। टावर 22 जॉर्डन की सीमा में है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट कहती है इस बेस पर यूएस आर्मी और एयरफोर्स के तकरीबन 350 सैनिक हैं। इनके 3 मुख्य काम है। पहला, अल-तन्फ मिलिट्री बेस को सपोर्ट देना, दूसरा, ईरान के प्रॉक्सी गुटों को रोकना और तीसरा, आतंकी गुटों से निपटने में लोकल आर्मी की मदद करना। टावर 22 को लेकर और कोई जानकारी बाहर नहीं आई है। इस कारण से हमले की वजह और उसके दायरे का सही अंदाजा नहीं लग पाया है। हालांकि सवाल उठने लगे हैं कि इतनी बड़ी चूक हुई कैसे और बेस का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम कैसे हुआ। इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलने की उम्मीद है, मगर इसने अभी से राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी सरकार को दुविधा में जरूर डाल दिया है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने हमले का आरोप ईरान समर्थित गुटों पर लगाया है। बाइडेन ने कहा है कि हमले का करारा जवाब दिया जाएगा, जगह और तारीख अमेरिका चुनेगा। लेकिन यहाँ पर एक जरूरी सवाल ये उठता है कि अमेरिका ईरान के प्रॉक्सी गुटों पर पहले से बमबारी कर रहा है। इराक और सीरिया में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर के सीनियर कमांडर्स को भी मारा है। इस बार की जवाबी कार्रवाई कैसी होगी? क्या काउंटर अटैक इराक और सीरिया तक सीमित रहेगा या इस बार ईरान के अंदर घुसकर कोई हमला होगा? अगर वो ईरान के अंदर घुसता है तो सीधी जंग शुरू होने की आशंका है। अगर वो ईरान को कोई माकूल जवाब नहीं देगा, फिर बाइडेन की योग्यता पर सवाल उठेंगे। उनके ऊपर ईरान के प्रति नरम पड़ने के आरोप पहले से लग रहे हैं। इसी बरस अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होना है। प्री इलेक्शन सर्वे में बाइडेन को रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप से कड़ी चुनौती मिल रही है। प्राइमरी इलेक्शन के शुरुआती रुझानों के हिसाब से ट्रंप बनाम बाइडेन की टक्कर तय मानी जा रही है। फॉरेन पॉलिसी के मुद्दे पर बाइडेन लगातार पीछे चल रहे हैं। हालिया घटना उनके लिए लिटमस टेस्ट की तरह है। अमेरिकी अखबारों के संपादकीय में इसकी झलक दिखाई देती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा, सबको पता है कि इन हमलों का असली मास्टरमाइंड ईरान है, मगर राष्ट्रपति महोदय ने अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा को ईरान की नाराजगी से कमतर करके देखा है। इससे ज्यादा ईमानदारी, भले ही कमजोरी का संकेत होता, वाला फैसला तो ये होता कि ईरानी ड्रोन्स को पकड़ने की बजाय सभी अमेरिकी सैनिकों को इस इलाके से बाहर निकाल लिया जाता। बाइडेन महीनों से जंग का दायरा बढ़ने से रोकने की कोशिश में है। वो ये सच्चाई मानने को तैयार नहीं है कि अमेरिका इसका हिस्सा बन चुका है। इसका नतीजा ये हुआ है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का आभा मंडल ढह चुका है और अमेरिकी लोगों की मौत हो रही है। बाइडेन के नकारापन के चलते ऐसे और हमलों की आशंका बढ़ी है। 1970 के दशक में ईरान ने अमेरिकी नागरिकों को बंधक बनाकर जिमी कार्टर का पॉलिटिकल करियर तबाह कर दिया था। बाइडेन को वो उदाहरण याद यहाँ पर रखना चाहिए। अगर उन्होंने ईरान को पर्याप्त जवाब नहीं दिया तो उनकी हार निश्चित है। एक और अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, बाइडेन की पॉलिसी अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा करने में नाकाम रही है। सरकार को कुछ और करके दिखाने की जरूरत है। युद्ध को फैलने से रोकने की कोशिश के साथ साथ ये संतुलन बनाना मुश्किल है, लेकिन अगर कोई ये कर सकता है तो जो बाइडेन जैसा राष्ट्रपति ही कर सकता है, जिसके पास फॉरेन पॉलिसी का दशकों लंबा अनुभव है। मामला साफ है, अमेरिका की घरेलू पॉलिटिक्स और पब्लिक ओपिनियन का एक बड़ा हिस्सा ईरान पर हमले के पक्ष में है। अगर बाइडेन ये विकल्प चुनते हैं तो जंग का कोई और छोर नहीं मिलेगा। अगर हमले से पीछे हटते हैं तो अमेरिका में उनका पॉलिटिकल करियर खतरे में पड़ेगा ही, बाकी दुनिया में भी अमेरिका की छवि को बड़ा झटका लग सकता है। इस मामले पर ईरान का क्या कहना, ये भी जानते हैं। ईरान ने आरोपों को झूठा और आधारहीन बताया है। बोला, हमले के बारे में हम कुछ नहीं जानते, जबरदस्ती अमेरिका को युद्ध में शामिल करने की साजिश हो रही है। और किसने क्या कहा? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ऐसा हमला कभी नहीं हुआ होता। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरन ने हमले की निंदा की। ईरान को शांति बरतने और तनाव कम करने के लिए कहा है। जॉर्डन और इराक ने अमेरिका के साथ कोऑपरेट करने की बात कही है। आपने अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमले की पूरी कहानी सुनी। अब एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ चलते हैं। हमने एक्सपर्ट से पूछा, ड्रोन हमले में 3 सैनिकों की मौत अमेरिका के लिए कितनी बड़ी घटना है? ये बहुत बड़ी घटना है। अमेरिकी सैनिक की मौत होती है तो एक खलबली सी मच जाती है यूएस कांग्रेस में, क्योंकि एक वैल्यू जो लाइफ पे वो रखते हैं अमेरिकन सोल्जर के लाइफ पे, वो बहुत ही ज्यादा है। और क्योंकि एक ट्रेनिंग और एक 2 एस्पेक्ट है इसकी। एक तो ट्रेनिंग एस्पेक्ट है और दूसरी एस्पेक्ट है कि वो कितनी वैल्यू एक लाइफ पे देते हैं। इससे पॉलिटिकल प्रेशर बाइडेन पे काफी बढ़ने वाला है और इसीलिए 3 सैनिक, आपको याद होगा कि अफ्रीका में इससे पहले 3 या 4 सैनिक मरे थे और वो भी एक बहुत
बड़ा इंसिडेंट था यूएस कांग्रेस के लिए पॉलिटिकली। तो मेरे ख्याल में अभी जो है वो यूएस कांग्रेस में खलबली मचने वाली है, बाइडेन पे प्रेशर बढ़ने वाला है, और प्रेसिडेंट बाइडेन ने खासा तौर पे क्लियर कर दिया है कि उनका एक्शन जो होगा वो अनप्रेसिडेंटेड होगा, क्योंकि अटैक अनप्रेसिडेंटेड है। इसीलिए अब ये कहाँ होगा और कब होगा, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि इट विल बी एट अ टाइम ऑफ देयर चूजिंग। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन घटना जो है वो बहुत बड़ी है। 3 सैनिक मारे गए हैं, इससे पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक प्रेशर बाइडेन पे काफी बढ़ने वाला है। अमेरिका में ईरान के खिलाफ माहौल बन रहा है। अमेरिकी अखबारों के एडिटोरियल्स ईरान से बदला लेने की मांग कर रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी का प्रेशर भी है। अमेरिका के पास क्या क्या विकल्प इस वक्त हैं? क्या वो ईरान से सीधी जंग लड़ने की स्थिति में है? देखिए, स्थिति में तो बिल्कुल है अमेरिका, लेकिन चाहेंगे नहीं। अमेरिकन अभी अमेरिकन प्रेसिडेंसी और जो वो एक इलेक्शन साइकिल में घुस चुके हैं। 1 साल से कम का वक्त रह गया है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो अभी कोई भी प्रेसिडेंट नहीं चाहेगा कि वो एक फुल स्केल वॉर किसी और नेशन से शुरू करे। हालांकि बाइडेन की जो स्ट्रैटेजी रही है वो यही है कि वॉर्स को समेटना है, ना कि फैलाना है। लेकिन एक कैविएट इसमें यह है कि अगर रीजनल कंपल्शंस बढ़ जाते हैं, जो कि बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा ये अटैक्स करवाए जा रहे हैं। अब ये ईरान बैक्ड है या जो भी है, अमेरिकन इंटेलिजेंस तो कह रही है कि ईरान बैक्ड है। ऐसे में डायरेक्ट वॉर मुश्किल होगा, क्योंकि ईरान ने इसका खंडन कर दिया है। लेकिन टारगेटेड स्ट्राइक इज नॉट आउट ऑफ क्वेश्चन। टारगेटेड स्ट्राइक हो सकती है। जैसे आपको याद होगा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जनरल सोलेमानी, जो कि ईरानियन कोर के रेवोल्यूशनरी गार्ड के खासा लीडर, मतलब काफी बड़े लीडर थे, उन पे स्ट्राइक करके उनको एलिमिनेट किया था। ऐसे टारगेटेड स्ट्राइक्स बिल्कुल एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि अमेरिका चुप तो बैठेगी नहीं आफ्टर दिस इंसिडेंट। यूएस के मिलिट्री बेस पर अटैक का सीधा संबंध इजराइल हमास जंग से है। हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक नाम के गुट ने ली है। उनका कहना है कि जब तक अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता रहेगा तब तक इस तरह के हमले जारी रहेंगे। इस टकराव को किस तरह से देखा जाना चाहिए? क्या इजराइल हमास जंग का दायरा बढ़ सकता है? पॉसिबिलिटी बहुत है, और धीरे धीरे आप देखेंगे दायरा बढ़ रहा है। नॉन डिफरेंस ये है कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, और इनको एक कोलेट करके एक यूनिफाइड वे में देखना मुश्किल हो रहा है अमेरिका के लिए, क्योंकि अब ये एक नया गुट सामने आया है जिसने इसको क्लेम किया है, इस जॉर्डन के अटैक को। हालांकि ये एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो अमेरिका बोलती है उसका पार्ट है, और ये ईरान से बैक्ड है, ऐसा अमेरिकन इंटेलिजेंस कहती है, और ऐसा स्टैब्लिश किया गया है। तो एक पैटर्न तो दिख रहा है अमेरिका को कि इस पूरे रीजन में ये अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं और इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। एक प्रेशर जो है, रीजनल प्रेशर अमेरिका पे ये है कि वो अपने ट्रूप्स वहां से निकाले। इराक में करीबन 2500 ट्रूप हैं, और सीरिया में करीबन नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया में करीबन 900 ट्रूप्स हैं यूएस के। ये प्रेशर है कि वहां से आप ट्रूप्स निकालें, और इजराइल हमास का जो जंग चल रहा है, ये एक एलिबाई मिल गया है रीजनल कोalitions को और रीजनल एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को, कि ये एक अच्छा मौका है अमेरिका पे प्रेशर डालने का। स्पॉटेड अटैक्स करें और अमेरिका को प्रेशर डालें कि वो अपने ट्रूप्स इस रीजन से ले जाएं। लेकिन अमेरिका के ट्रूप्स अगर आप देखें तो स्ट्रक्चरली एम्बेडेड है पूरे रीजन में। ऐसा नहीं है कि 1-2 छिटपुट अटैक से आप अमेरिका को वापस भेज देंगे। हाँ, यहाँ की इराक में ईरान का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया है खताइब हिजबुल्लाह ग्रुप को लेके पर्टिकुलरली, कि थोड़ा मुश्किल अमेरिकन ट्रूप्स को फेस करना पड़ रहा है। लेकिन अभी एकदम से ट्रूप विड्रॉ कर लेंगे 2500 ट्रूप, मुझे लगता है ये बाइडेन ऐसा नहीं करेंगे इलेक्शन से पहले। इस घटना का बाकी दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है? क्या हम 2001 के अफगानिस्तान या 2003 के इराक जैसा कोई अमेरिकी ऑपरेशन देख सकते हैं? क्या ग्लोबल पीस इस वक्त दांव पर है? ग्लोबल पीस तो बिल्कुल दांव पे है। आप देखेंगे 2-2 वॉर्स चल रहे हैं, और ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर बिल्कुल फ्रैक्चर हो चुका है। ये किस तरफ जाएगा कहना मुश्किल है, क्योंकि आप अमेरिकन प्रेशर, इजराइल पे एक अमेरिकन प्रेशर है कि वो अपने अटैक्स जो हैं गाजा में और अपने टारगेटेड जो स्ट्राइक्स हैं वो कम करें। और एक नेगोशिएशन कल पेरिस में हुई है, जिसमें ऐसा डील माना जा रहा है कि
बात कर रहे हैं कतरी ऑफिशियल से कि वो हमास से बात करें कि लगभग 100 हॉस्टेजेस को छोड़ें और 2 महीने का एक सीज फायर इजराइल करेगी। अगर ये होता है तो एक अच्छी बात होगी इस पूरे रीजन की स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन इसका अगर ये वॉर चलती रहे तो इसका जो शिपिंग है, इंटरनेशनल शिपिंग का कॉस्ट बढ़ चुका है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, वॉर्स तो बढ़ेंगे ही, और इसका दायरा जो है, जो इजराइल हमास वॉर से शुरू हुआ है, इसका दायरा बढ़ता जाएगा। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस इन्वॉल्व होगी, अमेरिकन ट्रूप्स इन्वॉल्व होंगे, और आप देखेंगे कि अमेरिकन एक कोalition जो तैयार हुई है रेड सी में, वो करीबन अब 13 कंट्रीज की हो गई है, तो काफी सारे कंट्रीज इसमें आ सकते हैं। तो बहुत ही डेंजरस ट्रैजेक्टरी की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं, अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी गाजा से है। इजराइल हमास जंग के बीच गाजा पट्टी के लोगों के एक और बड़ा झटका लगा है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली समेत कई बड़े देशों ने UNRWA की फंडिंग बंद कर दी है। इसका सीधा असर फिलिस्तीनी शरणार्थियों पर पड़ेगा। UNRWA क्या है, क्या करता है? इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज। इसकी स्थापना दिसंबर 1949 में हुई थी, पहले अरब इजराइल युद्ध के बाद। फिलहाल इस एजेंसी का कार्यक्षेत्र गाजा पट्टी के अलावा वेस्ट बैंक, सीरिया, लेबनान और जॉर्डन तक फैला हुआ है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 53 लाख फिलिस्तीनी शरणार्थी UNRWA के साथ रजिस्टर्ड हैं। एजेंसी काम क्या करती है? विस्थापितों को शरण और बुनियादी चीजों की मदद देती है, अस्पताल और स्कूल चलाती है, बच्चों को किताबें मुहैया कराती है। गाजा पट्टी में इस एजेंसी की अहमियत क्या है? इजराइल हमास जंग से पहले गाजा की 80% से अधिक आबादी बाहरी मदद पर निर्भर थी। जंग के बाद विस्थापितों और जरूरतमंदों की संख्या काफी बढ़ी है। इजराइल ने गाजा पट्टी की नाकेबंदी कर दी है। UNRWA को छोड़कर किसी और एजेंसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली है, यानी गाजा के लोगों की इकलौती उम्मीद इसी पर टिकी है। जंग के बाद से लगभग 17 लाख लोग विस्थापित हुए थे। इनमें से अधिकतर ने एजेंसी की इमारतों में शरण ली है। UNRWA फिलिस्तीनियों के लिए रोजगार का भी बड़ा जरिया है। अकेले गाजा पट्टी में लगभग 13,000 लोग इस एजेंसी में काम करते हैं। फंडिंग बंद क्यों की गई है? इजराइल का आरोप है कि 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले में UNRWA के 12 कर्मचारी भी शामिल थे। इसी को लेकर पहले अमेरिका ने फंडिंग पर रोक लगाई, उसके बाद ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, जापान, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी ऐसा ही किया। अमेरिका इस एजेंसी का सबसे बड़ा डोनर है, जर्मनी दूसरे नंबर पर है, जबकि जापान का नंबर 6ठा है। पैसा बंद होने से एजेंसी का काम बंद पड़ सकता है। इसके चलते फिलिस्तीनियों का भविष्य अधर में लटक गया है। इस मामले पर यूनाइटेड नेशंस क्या बोला? सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, मैं आरोपों के बारे में जानकर हैरान हूं, लेकिन मदद जारी रहनी चाहिए। UNRWA ने 12 आरोपियों में से 9 को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। एक की मौत हो चुकी है, बाकी 2 की पहचान की जा रही है। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी हांगकांग से है। हांगकांग की एक अदालत ने रियल एस्टेट की दिग्गज कंपनी एवरग्रांड को लिक्विडेट करने का आदेश दिया है, यानी कंपनी की संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी और उन्हें बेचकर कर्ज चुकाया जाएगा। हालांकि ये चीन सरकार की नीयत पर निर्भर करता है। हांगकांग की अदालत का फैसला हांगकांग तक ही सीमित रहेगा। ये मेनलैंड चाइना में काम कर रही कंपनी पर लागू नहीं होगा, मगर इस फैसले ने चीन के रियल एस्टेट सेक्टर का काला सच जाहिर कर दिया है। एवरग्रांड के बारे में हम दुनियादारी में विस्तार से आपको बता चुके हैं। एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ। मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।